गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्वागत है आपका अभी क्लासेस में। और अभी क्लासेस की जो नई वीडियो श्रृंखला थी जिसमें मैं आपको 12th का ज्योग्राफी पढ़ा रहा था, उसका अगला वीडियो लेकर आया हूं। इससे पहले हम लोग चैप्टर 1 जो है 12th का पढ़ चुके हैं। आज से हम लोग चैप्टर 2 पढ़ेंगे। जैसा कि चैप्टर 1 आपको बता चुके हैं कि हम लोग कैसे पढ़ेंगे। चैप्टर 1 को भी हम लोग अलग अलग पार्ट्स में बांट के पढ़े थे ताकि चैप्टर 1 अच्छे से समझ में आ गया था। अब हम लोग चैप्टर 2 को भी ऐसे ही पार्ट बाय पार्ट करके पढ़ेंगे। ना केवल हम आपको अलग अलग फोटो और मैप की मदद से आसानी से पूरे चैप्टर को समझाएंगे, बल्कि इस पूरे पार्ट्स के बाद जो हमारे लिए सवाल बनता है कि कौन से सवाल आपको बनाने चाहिए परीक्षाओं के लिए और इस पार्ट में आप कौन कौन से सवाल सीखे हैं, वह सवाल भी आपको हम लास्ट में देंगे और उन सवालों का जवाब भी आपको बताएंगे कि कहाँ मिलने वाला है। तो अगर आप सीखना चाहते हैं बढ़िया से तो अंत तक वीडियो में बने रहिए और पूरे चैप्टर को ध्यान से सुनिए। अब आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें इस चैप्टर की, इस चैप्टर में हम लोग को लिखा गया है प्रवास। प्रवास के प्रकार के बारे में पढ़ना है, प्रवास के कारण के बारे में पढ़ना है और इसके परिणाम के बारे में पढ़ना है। तो आज के वीडियो में सबसे पहले हम लोग प्रवास को समझ लेते हैं, फिर अन्य वीडियो में हम लोग प्रकार पढ़ेंगे और फिर अन्य पार्ट्स में कारण और परिणाम के बारे में चर्चा करेंगे। तो अगर हम बात करें प्रवास की, तो प्रवास आखिरकार होता क्या है? तो कहता है कि अगर कोई व्यक्ति एक स्थान से क्या करता है, दूसरे स्थान पर किसी भी कारण से, उसका कोई भी कारण हो सकता है, अगर मानव का स्थानांतरण हो जाता है तो वह प्रवास कहलाता है या प्रवास कहते हैं। आपको याद होगा कि जब हमारे देश में कोविड-19 आया था, हमारे देश में क्या पूरी दुनिया में आया था, लेकिन हम लोग केवल अपने भारत की चर्चा करते हैं। तो लोग क्या कर रहे थे, जो शहर होता है उसे लोग छोड़ रहे थे और छोड़ करके वो कहाँ आ रहे थे, गांव आ रहे थे, क्योंकि लोगों को लगा था कि गांव में ये कोविड-19 नहीं फैला है और इसीलिए लोग शहर को छोड़ रहे थे। शहर को छोड़ने का क्या क्या कारण था? पहला तो कारण था कि गांव में उतनी ज़्यादा महामारी नहीं फैली थी और शहर जो है महामारी के चपेट में आ गया था। दूसरा था कि महामारी में चपेट के आने के चलते लोगों का जो रोजगार है वो छिन गया था, यानी कि लोग जो थे वो बेरोजगार हो गए थे, लोगों को काम नहीं मिल रहा था और काम नहीं मिलेगा तो लोग भोजन कैसे करेंगे, इसलिए लोग वहाँ उन स्थानों को छोड़ रहे थे। तीसरा सबसे इम्पोर्टेंट है कि जब इन लोगों को रोजगार छिन गया तो इन लोगों के लिए वहाँ पर रहना बिल्कुल ही किफ़ायती नहीं, महंगा पड़ने लगा था, इसलिए लोग जो है अब गांव पर आने लगे थे। लेकिन आप कल्पना कीजिए कि पहले लोग गांव को ही छोड़ करके कहाँ पर गए थे, शहर में। ऐसा क्यों? क्योंकि उनको लगा कि गांव में जो शिक्षा का स्तर है बिल्कुल ही लो है और अगर मुझे शिक्षा चाहिए तो मुझे गांव जाना पड़ेगा। लोगों को लगा कि गांव में रोजगार की कमी है और अगर मुझे रोजगार चाहिए तो मुझे शहर जाना पड़ेगा। तो अलग अलग कारणों से लोग अपने स्थान को छोड़ देते हैं और किसी अन्य स्थान पर जाते हैं। इसे ही हम प्रवास कहते हैं। अब आपको प्रवास समझ में आ गया होगा। अब हम लोग जो प्रवास है उसको दो तरह से समझते हैं। एक को कहते हैं उत्त प्रवास और दूसरे को कहते हैं आप्रवास। यहाँ पर समझिए, एक देश या राज्य को छोड़ने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, उत्त प्रवास। कोविड-19 में लोग किसको छोड़ रहे थे? शहर को छोड़ रहे थे। तो शहर को अगर लोग छोड़ रहे हैं तो शहर में क्या हो रहा है? शहर में हो रहा है उत्त प्रवास। और लोग कहाँ पर आ रहे हैं? लोग आ रहे हैं गांव में। तो अगला होगा कि आप्रवास क्या होता है। तो अगर कोई व्यक्ति कहीं पर आ करके बसने लगता है तो उसे हम आप्रवास कहेंगे। तो गांव में हो रहा था आप्रवास। अब क्या होता है, जब कोई किसी स्थान में उत्त प्रवास होता है, उत्त प्रवास का मतलब होता है छोड़ना, तो जगह को छोड़ेगा। तो मान लेते हैं कि 100 व्यक्ति यहाँ पर है और उसमें से 30 आदमी क्या कर रहा है, जगह को छोड़ रहा है, यानी 30 व्यक्ति का उत्त प्रवास हो रहा है। तो यहाँ पर टोटल कितने व्यक्ति बचेंगे? 70। और एक गांव का उदाहरण लेते हैं, वहाँ पर भी 100 आदमी है और ये 30 आदमी शहर को छोड़ करके इस गांव में आ रहे हैं, यानी यहाँ पर 30 आदमी क्या होगा, प्लस होगा, यानी यहाँ होगा 130 आदमी। तो क्या समझे हम कि जहाँ पर उत्त प्रवास होता है वहाँ पर जनसंख्या की कमी होती है और जहाँ पर आप्रवास होता है वहाँ पर जनसंख्या की वृद्धि होती है। तो ये भी चीज़ें हमें याद रखना चाहिए। तो उत्त प्रवास और आप्रवास भी हम लोग समझ लिए। ये बिल्कुल क्वेश्चन के टाइप में पूरा चैप्टर है, तो अगर आपको क्वेश्चन लिखना है तो क्वेश्चन को आसानी से लिख सकते हैं। सामान्य चार्ट की मदद से आप एक नज़र में समझ सकते हैं कि इस चैप्टर में क्या क्या चीज़ें पढ़ना है। सबसे पहले तो हमें प्रवास के बारे में पढ़ना है।
तो हम सबसे पहले प्रवास का अर्थ को समझेंगे कि प्रवास का क्या अर्थ है, और प्रवास का क्या अर्थ है मैंने आपको बता दिया। अब आगे हम लोग पढ़ेंगे प्रवास के प्रकार। जैसा कि हमारे चैप्टर में लिखा गया है, प्रवास का प्रकार पढ़ना है, और फिर प्रवास का पढ़ना है कारण, और यहाँ पर देख सकते हैं कारण लिखा हुआ है। फिर अंत में हम लोग परिणाम के बारे में चर्चा करेंगे। अगर हम अर्थ को पढ़ लें तो प्रकार कितना है, प्रवास दो तरह से होता है। एक को हम आंतरिक प्रवास कहते हैं और दूसरे को हम कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय प्रवास। ये जो आंतरिक प्रवास है ये दो तरह से होता है, एक है अंतर्राज्यीय और दूसरा होगा अंतर्राज्यीय। अगर आप आगे बढ़ें तो ये अंतर्राज्यीय और अंतर्राज्यीय और अंतर्राष्ट्रीय जो प्रवास होता है इनमें कई प्रकार की धाराएं होती है। या तो लोग गांव से गांव की ओर जाते हैं, या तो गांव से नगर की ओर आ जाते हैं, या तो नगर से गांव की ओर आ जाते हैं, या तो नगर से नगर की ओर जाते हैं। अब ये तो प्रवास हो गया। अब थोड़ा इस चीज को समझिए, यहाँ पर जो हम कारण के बारे में पढ़ रहे थे, तो अगर हम कारण या कारक की चर्चा करें तो इसमें दो तरह का कारण होता है। वो दो तरह का ये है पहला, और ये क्या है अपना दूसरा है। पहले को हम कहते हैं प्रतिकर्ष कारण और दूसरे को कहते हैं अपकर्ष कारण। ये क्या होता है आगे वीडियोज में हम लोग जरूर समझेंगे। तो हम लोग को प्रतिकर्ष कारक समझना है और अपकर्ष कारक को समझना है। ये दोनों ही चीजें आर्थिक कारण के चलते होता है, अवसंरचनात्मक कारण के चलते होता है, सामाजिक एवं सांस्कृतिक कारण के चलता होता है, या पर्यावरणीय कारण से होता है, या राजनीतिक कारण से होता है। अब अंत में परिणाम, आर्थिक परिणाम, जनांकिकीय परिणाम, सामाजिक परिणाम, पर्यावरणीय परिणाम और अन्य सभी परिणामों के बारे में हमें सीखना है। तो इस तरह से ये सारी चीजें जब हम सीख जाएंगे तो चैप्टर क्लियर हो जाएगा। जैसे कि आप पहला चीज सीख गए कि अर्थ जो है प्रवास का क्या अर्थ है। सॉरी, थोड़ा पीछे चलते हैं, यहाँ पर हम लोग पेन लेते हैं। ओके, ये रहा पेन। हाँ, तो प्रवास का अर्थ हम आपको समझा दिए। तो ये पहला चीज हमारा क्लियर हो चुका है। अब हमें प्रकार के बारे में पढ़ना है, लेकिन उससे भी पहले प्रकार, कारण और परिणाम के बीच में यहाँ पर हमें एक चीज पढ़ना है जिसका यहाँ पर तो टाइटल में जिक्र नहीं किया है, लेकिन ये पढ़ना जरूरी है कि आखिरकार इसकी गिनती कैसे की जाती है कि लोग का प्रवास हो रहा है। तो इस गणना का क्या आधार है, तो कहा जाता है इस गणना के लिए दो आधार है, पहला जन्म का स्थान और दूसरा है निवास स्थान। तो आइए इसे ही हम लोग समझते हैं। तो भारत में जो भी प्रवास है उससे संबंधित आंकड़े कहाँ से आते हैं, तो वह सभी आंकड़ों के लिए हम जनगणना पर निर्भर होते हैं। तो चैप्टर 1 में ही हम लोग समझ चुके हैं कि भारत में प्रत्येक 10 वर्ष में क्या होती है, जनगणना होती है, और उसमें तरह तरह का सवाल पूछा जाता है। जैसे कि जब भी जनगणना होता है तो प्रवास के लिए क्या सवाल होता है ये हमें समझना होता है। जैसे कि अगर कोई जनगणना के लिए आपके घर में गया तो सबसे पहले तो पूछेगा कि आपका नाम क्या है। अगर आप छोटे बच्चे से पूछ रहा है तो उनके पिताजी का नाम पूछ रहा है, बड़े व्यक्ति से भी पूछा जाएगा तो उनके पिताजी का नाम, फिर उनके माताजी का नाम पूछा जाएगा, और उनके भी माता पिता अगर जीवित है, दादा दादी, तो उनके भी नाम पूछे जाएंगे, तो उनके भी नाम जो है उसमें जोड़े जाएंगे। अगर कोई नया बच्चा जन्म लिया है तो उनका भी नाम पूछा जाएगा, फिर उनको भी जोड़ा जाएगा। इस प्रकार के ये सारे सवाल पूछे जाते हैं। इनके साथ साथ इसमें उम्र वगैरह हर तरह की चीज़ें पूछी जाती है, और सब चीज़ को पूछने के बाद एक आंकड़ा तैयार किया जाता है। तो प्रवास के लिए क्या सवाल पूछा जाता है, सबसे पहले क्या व्यक्ति इसी गाँव अथवा शहर में पैदा हुआ, सबसे पहला सवाल। अगर आपने जवाब दे दिया हाँ कि मैं इसी गांव में जन्म लिया हूँ, इसी गांव में पैदा लिया हूँ, जैसे कि अगर उदाहरण की बात करें, मैं बिहार का वासी हूँ और मैं झारखंड में रहता हूँ, ठीक है, इसको समझिए। मैं बिहार का रहने वाला हूँ और मैं रहता कहाँ पर हूँ, झारखंड में। तो अगर हमसे ये सवाल पूछेगा कि क्या व्यक्ति इसी गाँव अथवा शहर में पैदा हुआ, तो इसका जवाब होगा नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि मेरा जन्म बिहार में हुआ है और मैं कहाँ रह रहा हूँ, झारखंड में। तो इस सवाल का जवाब होगा नहीं। दूसरा सवाल यहाँ पर लिखा है नहीं, अगर जवाब नहीं आ गया तब जन्म के स्थान की स्थिति, यानी कि कहाँ पर जन्म हुआ ये हमसे पूछा जाएगा। दूसरा, किस जिले में जन्म हुआ ये भी पूछा जाएगा, राज्य का नाम पूछा जाएगा। यदि भारत से अगर मैं बाहर जन्म लेता तो वह भी हमसे पूछ लेता कि भारत के बाहर से कहाँ से। ओके, अगर लिखा है कि क्या व्यक्ति इस गाँव या शहर में कहीं और से आया है, तो इसका जवाब होगा हाँ, कि हाँ मैं कहीं और बाहर से आया हूँ। यदि इसका जवाब होता है हाँ, तब निवास के पूर्व स्थान के जो है पूछा जाएगा कि निवास के पूर्व कहाँ पर रहते थे, तो हम जवाब देंगे बिहार में। यहाँ तक कि जिला और राज्य हमें दोनों बताना है।
और अगर हम देश से बाहर से आते हैं तो वो भी हमसे बताना पड़ेगा कि मैं बांग्लादेश से आ रहा हूँ या नेपाल से आ रहा हूँ। तो इस प्रकार से हमें जवाब देना होता है। ये किससे संबंधित प्रश्न है? प्रवास से संबंधित प्रश्न है। ऐसा प्रश्न इसलिए पूछा जाता था ताकि उसे एग्जैक्ट जानकारी मिल जाए कि लोग यहाँ का ही या कहीं और का है, क्योंकि हो सकता है कि किसी ने बिहार में उसकी गिनती करवा दी हो और फिर से हमारा झारखंड में गिनती हो जाएगा, तो एक व्यक्ति का 2 बार गिनती हो सकता है, इसलिए ये आंकड़े ले लिए जाते थे। अब देखिए जनगणना का अगर थोड़ा सा डीपली देखें, 1881 से इसकी गिनती करते हैं, 1881, फिर 10 साल के बाद, फिर 10 साल के बाद, ऐसे चलते रहेगा। तो यहाँ पर 10 साल नहीं लिए हैं, थोड़ा सा आपको बता दिए। 1861 में पहली बार मान लेते हैं जनगणना हुआ, तो उसमें जन्म के स्थान के आधार पर गिनती की जाती है। जहाँ पर आपका जन्म होगा वहाँ से ही गिनती की जाएगी, भले ही आप कहीं भी चले गए, लेकिन गिनती क्या होगा? वहीं पर होगा। बिहार में जन्म हुआ तो आपकी गिनती बिहार में ही होगी। जन्म स्थान के आधार पर गिनती होती थी। फिर 1961 आया, फिर नियम बदल दिया, बोला कि जन्म स्थान के आधार पर और निवास की अवधि, यानी कि जहाँ पर जन्म लिया, जैसे कि बिहार में कोई व्यक्ति जन्म लिया तो बिहार में वो कितना साल तक रह रहा है? 10 साल रह रहा है, 20 साल रह रहा है, या फिर पूरी जिंदगी वहां पर ही रह रहा है। तो निवास की अवधि, टाइम भी अब पूछा जाने लगा। फिर 1971 में एक और सवाल आया कि पिछले निवास स्थान व प्रवास स्थान पर रुकने की अवधि। जैसे मान लेते हैं कि पिछले निवास स्थान पर मैं 10 साल तक रुका था बिहार में, मैं बिहार में 10 साल तक रुका था। अब आता है प्रवास स्थान, जहां पर मैं हूँ वहां पर कितना दिन तक रुके। तो प्रवास स्थान पर हम 10 साल के बाद 11 यहीं पर रुक रहे हैं, तो लगभग बाकी जो समय बच जाएगा वो यहीं पर रहेगा। ओके, तो इस प्रकार से पिछले निवास स्थान में कितने साल तक रहा यह भी पूछा जाता है, और अब यहाँ पर कितने साल तक रह रहे हैं यह भी पूछा जाता है। अब 1981 में एक और सवाल, ये सारे सवाल तो पूछ ही रहे हैं, ये भी और ये भी। अब यहाँ पूछने लगा कि प्रवास का कारण क्या है, क्यों लोग यहाँ पर आए हैं। तो कई सारे कारण होते हैं। मान लेते हैं कि कोई एक लड़की है और उस लड़की का विवाह हो गया, ठीक है, तो विवाह के चलते उसे ससुराल तो जाना पड़ेगा। तो मान लेते हैं कि लड़की का घर जो था वह उत्तर प्रदेश में था, ठीक है, और उसका विवाह हो गया है यहाँ पर पश्चिम बंगाल में, पश्चिम बंगाल में शादी हो गया था। तो उसको कहाँ जाना पड़ेगा? पश्चिम बंगाल जाना पड़ेगा। तो इस प्रवास का कारण क्या है? प्रवास का कारण है विवाह। शादी के चलते ही उसे अपना घर उत्तर प्रदेश को छोड़ करके पश्चिम बंगाल आना पड़ा। उसी प्रकार से कई सारे लोग रोजगार की तलाश में एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं। कई सारे लोग जो है रोजगार के अलावा शिक्षा के लिए भी कई दूसरे जगह पर जाते हैं। तो इस प्रकार से प्रवास के कई कारण हो सकते हैं, उन कारणों को यहाँ पर पूछा जाने लगा। तो ये क्या हुआ कि जनगणना में ये सारे सवाल पूछे जाने लगे, जिसके आधार पर 2 चीजें सामने आई। पहली चीज है जन्म का स्थान और दूसरा है निवास का स्थान। तो अगर कोई व्यक्ति यहाँ पर जन्म का स्थान का मतलब है कि यदि जन्म का स्थान गणना के स्थान से भिन्न है, ठीक है, यदि जन्म का स्थान यहाँ पर जहाँ पर जन्म लिया गया है वह स्थान क्या है? गणना के स्थान से भिन्न है। जैसे कि अभी थोड़ा देर पहले एग्जाम्पल आपको दिया उदाहरण कि मेरा जो जन्म है वो कहाँ पर हुआ है? बिहार में हुआ है, लेकिन मैं रह कहाँ रहा हूँ? मैं रह रहा हूँ झारखंड में। तो आप समझ रहे हैं, मेरा जन्म हो गया है बिहार में और मैं निवास कर रहा हूँ, निवास यानी रह रहा हूँ कहाँ पर? झारखंड में रह रहा हूँ। तो जन्म का स्थान जो है वो अलग है। जब गिनती करने आएगा तो मैं बिहार में नहीं मिलूंगा, मैं मिलूंगा कहाँ? झारखंड में। तो मेरी गिनती कहाँ पर होगी? झारखंड में होगी। तो जन्म का स्थान और जो गणना का स्थान है वो क्या है? एक दूसरे से अलग है, भिन्न। तो हम हो गए जीवन पर्यंत प्रवासी। हम कौन सा प्रवासी हो गए? हम हो गए जीवन पर्यंत सॉरी यहाँ पर प्र नहीं होगा, प्रवासी। अब दूसरा समझिए, निवास का स्थान। यदि निवास का पिछला स्थान गणना के स्थान से भिन्न है, यानी फिर से बदल गया, मान लेते हैं कि निवास जहां पर कर रहे थे वह फिर से बदल गया, जैसे झारखंड में रहते थे फिर से हम दूसरे स्थान पर चले गए, तो हम इसे बोलते हैं निवास के पिछले स्थान के प्रवास। इस तरह से अगर हम बात करें जनगणना में, गणना के आधार पर 2 तरह के गणना होते हैं। पहला है जन्म का स्थान और दूसरा है निवास के स्थान, ठीक है। तो हमने पढ़ लिया ये सारी चीजें और अंत में क्वेश्चन हम लोग जरूर देंगे आपको। पहला प्रश्न होगा कि प्रवास क्या है। आपको कुछ नहीं करना, ये क्वेश्चंस कॉपी में लिखना है और इसका उत्तर आपको लिखने का प्रयास करना है। अगला है उत्तर प्रवास क्या होता है, आप्रवास क्या होता है और गणना के आधार क्या है।
तो ये था पार्ट 1। और अगर आप इन सवाल का जवाब नहीं लिख पाते हैं तो अभी क्लासेस डाउट्स चैनल में जाना है, यहाँ पर आपको इन सभी सवालों का जवाब आसानी से मिल जाएगा। तो पूरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू। आने वाले वीडियोस में हम और भी बेहतर जो है इसको समझाएंगे, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अभी क्लासेस डाउट्स को भी सब्सक्राइब करके हमारा सपोर्ट कीजिए। पूरा वीडियो देखने के लिए आप सबों को दिल से धन्यवाद।